स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 55 में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम एंड नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप कंटिन्यूस ये वीडियोस देख रहे हैं। आई होप कि ये सारी वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। GDS टू MTS के साथ साथ एक मैंने PA का बैच भी स्टार्ट किया है, जहां पर हम जो पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन से के रिगार्डिंग जो है क्लासेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के बारे में। बेसिकली जैसे वेस्टर्न यूनियन से हम एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे पैसे भेज सकते हैं, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी एक सिस्टम है जिसके तहत अगर कोई कस्टमर वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजता है तो उसको हम पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, भेजेगा वो वेस्टर्न यूनियन से और उसको पैसे की जो पेमेंट है वो पोस्ट ऑफिस से मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये एक क्विक एंड इजी वे है पैसे को भेजने का। इंडिया में, सिर्फ इंडिया में पैसा आ सकता है, इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेजा जा सकता। इस केस में नो आउटवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज़ परमिशिबल अंडर द MTSS। इसके अंदर आप पैसे को बाहर नहीं भेज सकते। अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ पैसे कनाडा भेज दूँ, जो नहीं भेज सकते। अगर कनाडा का पर्सन इंडिया में पैसे भेजना चाहता है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, तो वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अपने लोग वहाँ पर काम करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं, या कुछ टूरिस्ट जहाँ पर घूमने आए हैं उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज सकते हैं, जो कि वो पोस्ट ऑफिस से पैसे ले सकता है। ठीक है, इसके तहत जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने वेस्टर्न यूनियन से एक, आप कह सकते हैं, टाई अप किया हुआ है, जिसके तहत 195 कंट्री से जो वेस्टर्न यूनियन की ब्रांच है, जो उनका नेटवर्क है, जहाँ जहाँ भी उनके सेंटर होंगे अलग अलग कंट्रीज़ में, 195 कंट्रीज से जो पैसा है आप इंडिया में मंगवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको बस पैसे मिल जाएंगे, इतना ही है। ये सर्विसेज स्पेशली है किसके लिए? अगर कोई किसी फैमिली के डिपेंडेंट जहाँ पर रहते हैं, जहाँ के टूरिस्ट आए हुए हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनके लिए स्पेशली इस सर्विस को शुरू किया गया था। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। तो इसके लिए आपको फिर से प्रोसेस बता देता हूँ। वेस्टर्न यूनियन की दुकान पर जाना पड़ेगा जहाँ पर भी वो काम करते हैं, और आपको वहाँ पर एक फॉर्म फिल कर कर जो भी आपने पैसे देने हैं, जो जो भी कमीशन देना है, वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको एक कंट्रोल नंबर या रेफरेंस नंबर वो आपको बता देंगे। ठीक है, और वो आपको, अगर आप बाय कॉल बताना चाहते हो तो बाय कॉल जिसको आपने पैसे भेजे हैं उनको बता देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसको सेंटर में रख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे ब्रदर ने मुझको पैसे भेजे हैं, उसने वेस्टर्न यूनियन के वहाँ से कनाडा से मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, जो भी पैसे लगे उसके लिए वो भी उसने वहाँ पर पे कर दिए। उसको एक नंबर मिला, उसने व्हाट्सएप पर या कॉल पर मुझे वो नंबर बता दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं वो नंबर लेकर पोस्ट ऑफिस में जाऊँगा, और बस एक बार ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होने के बाद मुझको 10 मिनट के अंदर अंदर वो पैसे मिल जाएंगे। इतनी सी बात है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2500 US डॉलर ही इस तरह से भेजे जा सकते हैं। ठीक है, और वो भी पर्सनल यूज़ के लिए ही इनको भेजा जा सकता है। और जो सारा पैसा है, जैसे वहाँ से चाहे मुझे डॉलर में भेजे हो चाहे यूरो में भेजे हो, लेकिन मुझे इंडियन रुपीस में ही वो पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर तो वो पैसे की अमाउंट 50,000 रुपये तक है तो वो मुझे कैश मिल जाएगा। अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, या तो मुझे चेक मिलेगा या मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है और उनके पास तो अकाउंट नहीं होगा ना जहाँ पर, तो उनको सारा पैसा कैश में भी दिया जा सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 30 ट्रांजैक्शन ही अलाउ होती है इसके अंदर। ठीक है,
अगर कोई कस्टमर ऑफिस बंद होने से पहले 5 मिनट भी पहले आ जाता है तो हम उनका जो पैसा है उसी समय उनको निकाल कर देते हैं। इस सर्विस को बोलते हैं मोस्ट फेवर कस्टमर, ठीक है, तो हम उनको डिनाई नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी कस्टमर पैसे लेने आता है उस उससे हम प्रूफ लेंगे, या तो इलेक्शन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड या आधार कार्ड। ये किसके लिए? ताकि हमें पता चल सके कि जो पर्सन है वो वैलिड भी है, क्या वो जेन्युइन पर्सन है, वो जो पैसा आ रहा है इंडिया में वो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा, या ब्लैक मनी के तौर पर यूज़ तो नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से हम उनके प्रूफ भी साथ में लेंगे। ये सर्विस सेफ है, लीगल है, फास्ट है एंड रिलायबल है, और इसको आरबीआई की तरफ से मंजूरी भी मिली है। अरे भाई, कोई सर्विस अगर चल रही है तो नेचुरली है उसको आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिली होगी तभी वो चल रही है। तो इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम लिमिट याद रखनी है आपने, कितनी ट्रांजैक्शन पर ईयर अलाउ है ये याद रखना है, और कंट्रोल नंबर किससे रिलेटेड टर्म है ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी देखिए हम ये भी कर चुके हैं ईएमओ, आईएफएस, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज। अभी हम पढ़ेंगे जन सुरक्षा स्कीम्स के बारे में। अभी जन सुरक्षा स्कीम्स होती क्या है? जन सुरक्षा स्कीम्स होती है कि जो देश का तबका, जो दबा हुआ तबका है, मीन्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, जहाँ गरीबी में जीते हैं, उनके लिए जो फैसिलिटीज सरकार लेकर आती है जन की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, उसको हम बोलते हैं जन सुरक्षा स्कीम। जी बेसिकली तीन है। एक तो है इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है अटल पेंशन योजना, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, ठीक है। अभी देखिए मेरी लाइफ, जैसे हमारी फैमिली में 4 मेंबर है, तो अगर मैं अकेला कमाने वाला हूँ तो मैं ही ब्रेड अर्नर हूँ, मैं ही खाना या फैमिली चलाता हूँ। अगर मेरी डेथ हो जाती है किसी केस में तो फैमिली सस्टेन कैसे करेगी? तो इसलिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस अगर आप प्राइवेट करवाने जाएंगे तो काफ़ी पैसे लगते हैं, जैसे 500 रुपये हर महीना, 6-7 हज़ार रुपये एनुअली। इतने पैसे गरीब बंदा नहीं दे सकता। तो इसीलिए सरकार ने शुरू की थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये उसने 9 मई 2015 को शुरू की थी। इसके अंदर अगर पर्सन की जहाँ तो डेथ हो जाती है, जहाँ उसकी डिसेबिलिटी होती है, कोई अंग उसका कट जाता है, जहाँ एक्सीडेंट से इंजरी होती है, तो उसको जो है सरकार 2 लाख का या फिर 1 लाख का बेनिफिट देगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको देना क्या पड़ेगा? साल के सिर्फ 20 रुपये कटेंगे, हर साल उसके अकाउंट से 20 रुपये कटेंगे, जो भी उसका सेविंग का अकाउंट होगा। उसके बाद अगर उसकी पर्सन की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है अचानक किसी काम करते समय, जहाँ सड़क दुर्घटना में, मीन्स नॉर्मल डेथ नहीं होती, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो डेथ के केस पर 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे दोनों हाथ कट गए, या दोनों पाँव कट गए, या दोनों आंखें चली गई, उस केस में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक हाथ कटा, या एक पाँव कटा, या एक आंख ही डैमेज हुई, उस केस में 1 लाख रुपए उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि अगर दोनों हाथ, दोनों आंखें, दोनों पाँव कटोगे तो 2 लाख रुपए, अगर एक हाथ, एक पाँव और एक आंख जाएगी तो 1 लाख रुपए, अगर डेथ हो जाएगी तो भी उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अभी जो 20 रुपए कटेंगे वो 1 साल के लिए कटेंगे, और जो 1 जून से 31 मई तक वैलिड होगा। हर साल आपको ये 20 रुपए आपके खाते से काटे जाएंगे। आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक ही पॉलिसी आप ले सकते हैं, ठीक है। 18 साल से 70 साल का व्यक्ति कोई भी इसे ले सकता है। तो इसका प्रीमियम भी 70 साल की उम्र तक देना ही होगा। अभी देखिए 20 रुपये तो बहुत कम अमाउंट है आजकल के दिन में। तो अगर अगर आप बर्गर भी खाने चले जाओ तो 40-50 से कम नहीं है, और वो हम यूं ही खा लेते हैं आते जाते। 20 रुपए का तो हम वो पाव भाजी ही खा लेते हैं ना, तो वो उस केस में तो बहुत कम है, कोई भी इसे बाई कर सकता है। तो जो भी आपका सेविंग अकाउंट होगा, जैसे मैंने बताया, वहाँ से जो 20 रुपये कट जाएंगे। और आप इसको पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं, जहाँ प्राइवेट या पब्लिक बैंक से भी, अगर आपका खाता वहाँ पर है वहाँ पर भी आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी कभी डेथ हुई नहीं इस एज में, 18 से 70 साल की आपकी एज हो गई, आप 71 साल के हो गए और आपकी डेथ नहीं हुई, उस केस में आपके 20-20 रुपए कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। वो बस उसी टाइम सरकार के पास ही चले जाएंगे, इसलिए आपको कोई पैसा आपका वापस नहीं होगा। और अगर आपकी इन केस डेथ हो जाती है तो पैसे किसको मिलेंगे? नॉमिनी को, जिसको आपने वारिस बनाया है, उसको पैसे मिलेंगे।
अगर मान लीजिए किसी भी समय आपने 20 रुपये पे नहीं किए तो जब चाहो आप पैसे देकर उनको रिज्वाइन फिर से कर सकते हो। मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन होता है? वो बैंक या पोस्ट ऑफिस जिसके साथ आप अपना जो है जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसको बोलते हैं मास्टर पॉलिसी होल्डर। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ लगा होगा। इसके बाद है दूसरी इंश्योरेंस स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी उसी समय 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। अभी इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि उसमें थी एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई अचनचेत डेथ हो जाती है, अचानक डेथ हो जाती है तो क्लेम मिलेगा। लेकिन इसमें कोई भी रीज़न हो, डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो अननेचुरल हो, चाहे वो डिसीज हो, कोई भी हो, आपको इसमें कवर मिलेगा। इसका जो प्रीमियम होता है उसका 20 रुपये होता है, इसका 436 रुपये 1 साल का लगता है। और इसको आपको 2 लाख रुपए जो आपको सम एश्योर मिलता है, चाहे नेचुरल हो चाहे एक्सीडेंटल हो। वैसे ही ये भी 1 साल 1 जून से 31 मई तक इसका जो है टाइम होता है। उसके बाद आपको ये रिन्यू हर साल करवाना पड़ता है। अभी आप एक पॉलिसी ले सकते हैं, चाहे बैंक में ले लो चाहे आप पोस्ट ऑफिस में ले लो। ठीक है, एज लिमिट इसकी देखिए 18 से 50 साल है। 50 साल तक पैसे देंगे लेकिन उसका बेनिफिट आपको 55 साल तक रहेगा। ठीक है, 55 साल तक अगर आपको कुछ होता है तो पैसे आपको मिल जाएंगे। पैसे आपके खाते से सेविंग के खाते से कटेंगे। और आप चाहे आप पोस्ट ऑफिस में जैसे पॉलिसी ले लो, चाहे आप बैंक से ले लो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में इसका पैसा आपको वापस नहीं होगा, जैसे पीएमएसबीवाई में नहीं होता था। इन दोनों के अंदर जो भी आप प्रीमियम देंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कस्टमर इस पॉलिसी को बीच में छोड़ देता है तो फिर से चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। डेथ के केस में पैसे नॉमिनी को मिलेंगे। मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन है? वो बैंक है जिसके साथ आपने ये पॉलिसी ली है। ठीक है, तो 1 मई 2015 को, सॉरी 9 मई 2015 को ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। ये डेट आपने याद रखनी है। और इसका जो पीरियड होता है वो होता है 1 जून, 1 जून टू 31 मई। ठीक है भाई, ये जो है ना एग्जाम में एग्जैक्ट डेट ही पूछते हैं, तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अभी अटल पेंशन योजना की बात करते हैं। देखिए, अगर आप सरकारी एम्प्लॉई है तो आपको तो सरकार पेंशन दे देगी। अगर आप बैंक का है तो वो कोई ना कोई एनपीएस का अकाउंट खुलवा देगी। अभी गरीब बंदे को पेंशन कोई नहीं देगा। मान लो किसी ने रेहड़ी लगाई हुई या ठेला लगाया हुआ है, उसको पेंशन कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। तो उस केस में उसको भी तो लाइफ की अर्ली जो लिवलीहुड चाहिए। जब हम बुढ़ापे में चले जाएंगे उनसे काम तो होगा नहीं, तो गुजारा तो करना ही है। तो उस केस में अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था। इसको जो अनाउंसमेंट थी 2015-16 के बजट में हुई थी। इसको पेंशन को एडमिनिस्टर कौन करता है, इसके डिसीजन कौन लेता है? वो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर आपकी उम्र है 18 से 40 साल, ठीक है, और आप पेंशन लेना चाहते हैं 1,000 से 5,000, आप अमाउंट सेलेक्ट कर लो कि 1,000 लेना चाहते हैं, 2,000 लेना चाहते हैं, 3,000 लेना चाहते हैं, 4,000 लेना चाहते हैं या 5,000। आपने अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। उस हिसाब से आपकी किश्तें बन जाएंगी और वो किश्त आपने हर महीने अपने अकाउंट से कटवानी होती है। ठीक है, इसके लिए आधार कार्ड नंबर चाहिए, आपका सेविंग का खाता चाहिए जिससे वो जो किश्त है कटेगी। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ द सब्सक्राइबर और 1,000 रुपये पर एनुम विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगर तो 1 साल का 1,000 रुपये या 50% ऑफ दी सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन, इसमें से जो भी लेस होगा गवर्नमेंट आपकी इसमें हेल्प करेगी, आपको इसमें पैसे देगी। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे देगी एपीवाई के लिए, आपको कैश कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बंदे किसी और पेंशन के साथ पहले ही वो कवर है और कोई पेंशन की स्कीम उसने ली हुई है, उस केस में वो एपीवाई को नहीं खुलवा सकता। अगर वो टैक्स दे रहा है तो भी वो एपीवाई के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और जिन्होंने 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक इसको ज्वाइन कर लिया था, उसके पहले 5 सालों के पैसे सरकार खुद देगी। ठीक है, तो ये तो पुरानी बात है, जब स्टार्ट हुई थी तब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी।
और ऑल बैंक होल्डर ज्वाइन एपीवाई, किसी भी बैंक में आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, सभी बैंक ने एपीवाई को ज्वाइन किया हुआ है। उसकी जो एज लिमिट है 18 से 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप वो जो किस्त है जो आपकी बनी हुई है पेंशन लेने के लिए वो आप नहीं देते, ठीक है, तो उस पर आपको जुर्माना पड़ेगा। 100 रुपये किस्त तक 1 रुपये जुर्माना पड़ेगा, 500 रुपये किस्त तक 2 रुपये पड़ेंगे, 500 1 से 1000 तक 5 रुपये पड़ेंगे, 1000 से ज़्यादा 10 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। आरडी वाली ही डिफ़ॉल्ट फीस है, अगर आपने आरडी अकाउंट को समझा है उसी को जहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना, बात बन जाएगी। और अगर आपने 6 महीने वो अकाउंट चलाया नहीं तो वो फ्रोज़ हो जाएगा, 12 महीने तक नहीं चलाओगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, 24 महीने तक नहीं चलाओगे तो बंद हो जाएगा। 6 महीने तक नहीं चलाओगे तो फ्रोज़ हो जाएगा, 12 महीने तक नहीं चलाओगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, 2 साल तक नहीं चलाओगे तो बंद हो जाएगा। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप सॉरी सॉरी अगर आपकी 60 साल से पहले ही डेथ हो जाती है तो आपका जो स्पाउस है इस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन अगर उसका पहले से कोई एपीवी अकाउंट नहीं खुला है तो, ठीक है। अगर आप 60 साल से पहले ही इसको बंद करवाना चाहते हैं, वो या तो पर्सन की डेथ हो जाए तो करा सकता है, उसको जानलेवा बीमारी हो तो करवा सकता है, नॉमिनी चाहे तो इसको कंटिन्यू भी रख सकता है, लेकिन तभी अगर वो एपीवाई को अकाउंट खुलवाने के लिए पहले से ही एलिजिबल हो, ठीक है। तो आई होप आपको एपीवाई भी समझ लगा होगा। सिंपल सी बात है, पेंशन चाहिए 1000 से 5000 रुपये तक, तो कुछ पैसा आपको थोड़ा थोड़ा पहले ही सरकार को देना पड़ेगा, और जब आप 60 साल से ऊपर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलने लगेगी। ठीक है, बस एपीवाई में यही था। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी म्यूचुअल फंड का बस इतना ही है कि पोस्ट ऑफिस भी म्यूचुअल फंड को सेल करता है, लेकिन किस कंपनी के सेल करता है, तो दैट इज यूटीआई के सेल करता है, ओनली यूटीआई, सिर्फ यूटीआई की सेल करता है। यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस इसके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं वहां से ये आप ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज थ्रू दी NISM EUIN सर्टिफाइड स्टाफ, इसको आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड मीन्स आपको सिर्फ यूटीआई का याद रखना है और उसकी फुल फॉर्म को याद रखना है, बस इतना ही। अभी बात करेंगे एनपीएस की, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। एक तो इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है एनपीएस। तो ये एक वॉलंटरी स्कीम होती है, मीन्स अगर आप चाहें कि आपको रिटायरमेंट के समय अच्छे पैसे मिलें तो आप एनपीएस को खुलवा सकते हैं, चाहे तो, ज़रूरी नहीं होता। इसको भी 1 मई 2009 को खोला गया है, जो कि सबसे पहले एनपीएस को खोला गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे PMJJY, इधर होना चाहिए था, और PMSBY खोला गया है। उसके बाद APY 2015-16 बजट में उसको लॉन्च किया गया था। पेंशन की कोई भी स्कीम हो वो यही अथॉरिटी मैनेज करेगी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही नोडल एजेंसी है इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसको कोई रेजिडेंट भी खुलवा सकता है और एनआरआई भी खुलवा सकता है, ये स्पेशल केस है, एनआरआई भी इसको खुलवा सकता है। जो उम्र इसके लिए 18 से 70 साल तक होनी चाहिए, पहले जो लिमिट थी वो 18 से 65 साल तक की थी, अभी 18 से 70 साल तक की है। आप इस अकाउंट को इंडिया में कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए जो पेमेंट है POPSP से करनी पड़ेगी। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। हमारे पोस्ट ऑफिस में जो हमारे हेड ऑफिस होते हैं उनको POPSP आइडेंटिफाई किया गया है, मीन्स पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर हेड ऑफिस है। हमारे जो पैसे एनपीएस में जाते हैं वो हमारा हेड ऑफिस हमारी पे सैलरी से काट कर जमा कर देता है। तो PFRD अपॉइंटेड DOP एज दी POP। तो देखिए POP कौन है हमारे डिपार्टमेंट में, वो DOP है, ठीक है। और POPSP कौन है? वो है हेड ऑफिसर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपका पहले अकाउंट खुलता है, ठीक है, उसके बाद में हमारे जो पैसे हैं उसमें जाते हैं, ठीक है। और ऑल टाइप ऑफ सर्विस रिक्वेस्टर्स भी खुद ही मैनेज करते हैं कि हमको कब विदड्रॉल चाहिए, कब डिपॉजिट करना है, कितना करवाना है,
और एग्जिट क्लेम विदड्रॉल रिक्वेस्ट भी हम कर सकते हैं, चाहे तो इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, इससे पैसे भी निकलवा सकते हैं। ऐसे प्रोविजंस हैं इसमें। सर्विसेज ऑफर्ड मीन्स अकाउंट खोला जाएगा, उसमें पैसे जमा करवाने की फैसिलिटी भी है, अगर कोई हमें और ज़रूरत है, पैन कार्ड गुम हो गया है तो वो भी मिलेगा। एग्जिट, और अगर अगर कभी ज़रूरत पड़े कि पैसे निकलवाने हैं, थोड़े पैसे चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। पूरी तरह से बंद करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक को बोलते हैं टीयर 1 अकाउंट और एक को बोलते हैं टीयर 2 अकाउंट। ठीक है। टीयर 1 में क्या होता है कि आप जो भी पैसा दे रहे हैं वो आपको आपके रिटायरमेंट पर मिलेगा। ठीक है। और अगर आप पैसा निकलवाने चाहते हैं तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट से ही पैसा निकलवा सकते। ऐसा नहीं कि आपको पैसा चाहिए और अब पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत कंडीशंस पर और बहुत कम विदड्रॉल आपको मिल सकती है। ठीक है, टीयर 1 में। और इसके आपको जितना भी पैसा आप इसमें जमा करवाएंगे उतना टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो ज़्यादातर जो सरकारी एम्प्लॉई है उनका टीयर 1 अकाउंट ही खुलता है। ठीक है। उसमें वो पैसा जमा करते हैं, रिटायरमेंट भी उनको मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और निकालने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन टीयर 2 की बात करें तो ये एक सेविंग फैसिलिटी की तरह होता है, जब चाहे आप इससे पैसे निकलवा भी सकते हो। दैट इज़ नॉट ए रिटायरमेंट अकाउंट, ये रिटायरमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं होता। तो इसीलिए, क्योंकि आप जब भी चाहे पैसे निकलवा सकते हैं, तो सरकार इसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं देती है। ठीक है। अभी टीयर 1 की बात करें तो इस अकाउंट को खोलने के लिए 500 रुपये लगते हैं, और उसके बाद कभी भी जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे 500 रुपये की कम सी नहीं होगी। ठीक है। कम से कम 500 रुपये की ट्रांजैक्शन आपको करनी ही पड़ेगी टीयर 1 के अकाउंट में। ठीक है। और एक साल में कम से कम 1,000 रुपये की ट्रांजैक्शन आपको करनी ही पड़ेगी, और एक साल में कम से कम एक ट्रांजैक्शन करना भी ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप 1,000 से कम की कंट्रीब्यूशन एक साल में करते हैं, आपका अकाउंट फ्रोज हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा। और अगर आपका अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो हो जाता है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर आप फिर से अकाउंट को करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये की फिर से ट्रांजैक्शन उसमें डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ठीक है। ये तो था टीयर 1 अकाउंट के लिए। अब है टीयर 2 अकाउंट के लिए। टीयर 2 अकाउंट को खुलवाने के लिए कम से कम 1,000 रुपये आपकी अकाउंट ओपनिंग अमाउंट होगी। उसके बाद आप 250 कम से कम आपने कंट्रीब्यूशन करनी है, उससे ज़्यादा तो आप कर ही सकते हैं। और इसका कोई साल का कोई मिनिमम या मैक्सिमम पर ईयर नहीं है, लेकिन आप 250 से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस 200 रुपये हैं, बाकी के चार्जेस 20 रुपये हैं। आप बाय कैश भी जमा कर सकते हैं, चेक भी जमा करा सकते हैं, पेमेंट बाय डीडी भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने पहले पढ़ा वही यहाँ पर नोट किया हुआ है कि मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन प्लस रजिस्ट्रेशन 500 रुपये, मिनिमम सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन 500 रुपये एक्सक्लूडिंग टैक्स, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नो लिमिट, मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल ईयर इन टीयर 1 इज 1,000 और मिनिमम ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल ईयर इज 1। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से मेन पॉइंट ही मैंने दिए हैं, आप याद कर लेना। ठीक है। अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे ईसीएस के बारे में। ईसीएस की फुल फॉर्म याद रखना है पहले तो। ईसीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन बल्क पेमेंट करना चाहता है, चाहे वो मंथली, चाहे वो क्वार्टरली, चाहे वो हाफ ईयर, जैसे एक बंदा है उसके नीचे 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, वो उनको सैलरी देना चाहता है, जहाँ वो 10,000 मान लो ब्रोकर है, वो उनको जो है इंटरेस्ट देना चाहता है, कुछ भी ऐसा हो, या पेंशन देना चाहता है अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को, तो अगर वो ऐसी सर्विसेज चाहता है तो वो ईसीएस के जरिए उसको वो जो सर्विस है वो मिल सकती है। इसकी हेल्प से आप इंटरेस्ट भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कमीशन भी दे सकते हैं, सैलरी भी दे सकते हैं, रिफंड भी दे सकते हैं, पेंशन भी दे सकते हैं। इन दी एंड आप पैसा दे सकते हैं किसी को अगर आप देना चाहते हैं। ठीक है। इसके ये कॉरपोरेशन भी यूज़ कर सकती है, कंपनीज भी इसको यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यूज़ करता है। ठीक है। अगर कंपनी अपने कस्टमर को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना चाहे तो ईसीएस का यूज़ करके वो दे सकती है। इन दी सेम वे कॉरपोरेशन भी दे सकती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी दे सकता है। इसमें जो पैसे भेजता है वो एक होता है और जिसको पैसे जाते हैं वो बहुत जाने होते हैं। ठीक है। जैसे एक सेंडर और बहुत सारे
रिसीवर, दैट इज अ सोर्स, दैट इज अ डेस्टिनेशन और अ रिसीवर। और कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हैं इसके लिए? इसके लिए 15 आरबीआई की लोकेशन है और 21 एसबीआई की लोकेशन है जो कि आरबीआई की तरफ से ही काम करती है। 29 और सेंटर है, ठीक है। और भी कई बैंक हैं जो इसके लिए काम करते हैं। जैसे जो हमारे पोस्ट ऑफिस में MIS मंथली इनकम स्कीम का जो ब्याज है वो सेविंग की पासबुक में सीधा आता है, वो इसी के अंडर ही आता है, ठीक है। तो डीओपी इंट्रोड्यूस्ड ECS स्कीम इन मुंबई सिटी ऑन 9 अगस्त 2003, इसी के अंडर जो MIS का ब्याज जो सीधा सेविंग में आता है इसी के अंडर आता है। बस यही लिखा हुआ है जहाँ पर भी। तो जो हमने पढ़ना था पढ़ लिए, चेक कर लेते हैं PMGG पे। हाँ आई थिंक या हम जो हमारा आज की वीडियो का गोल था हमने वो पढ़ लिया है। अगर आपको आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको ये सभी जो मैंने आज पढ़ाया है अच्छी तरह से समझ लगा होगा। अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो थैंक यू करना चाहता हूँ आपको, और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रे करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जो भी आपका मुकाम है आप उनको हासिल कर लें। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।